नहीं। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आप सबके एग्जाम्स खत्म हो गए? यस मैम। अभी नहीं खत्म हुए? जिया, ईशान, होली शुरू हुए कि नहीं हुए? ओ, होली बाद शुरू होंगे। ओके, बाकी सबके खत्म हो गए, फिनिश हो गए? ठीक है, अच्छा। दित्या कह रही है कि अभी 25 तक चलेगा। जिया के मंडे से शुरू होंगे। ओके। राधे, हम लोग वेट कर ले थोड़ी देर की, क्लास शुरू कर ले। यस मैम, 2 मिनट्स कर लेते हैं बस। ओके, ठीक है। तो अभी तो आपकी होली की छुट्टियां शुरू हो गई कि नहीं हो गई? सबने खूब देख कर होली खेलने की? किसने किसने तैयारी कर ली होली खेलने की कल? अपने हैंड वो थम्स अप दिखाइए। हाँ, सबने तैयारी कर ली। फिर कल तो फिर एंजॉय करना आप लोग को। गुड, वेरी गुड, सबने तैयारी की हुई है कल। ढेर सारे कलर्स खरीदे हैं। और क्या क्या लिया है? पिचकारी भी ली है आप लोगों ने? हम्म। देख, जहाँ इधर उधर हो तब न करें। तो कैसे नीचे देखो। नहीं, वीडियो भी बंद हो गया। कौन है भाई? हरे कृष्णा मैम, स्क्रीन विजिबल है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम, स्क्रीन एक विजिबल मिनट, है? हाँ, एक मिनट रुक जाइए, अभी हम दूसरी से ज्वाइन करते हैं, ये हैंग कर गया वीडियो। अच्छा, ओके ओके मैम, नो इशू। हाँ। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आपको पता है ना, आज काउ प्रोटेक्शन पार्ट 2 है आप लोगों का, है ना? तो आज हम ना वीडियोस और फोटोज भी देखेंगे लास्ट ईयर ई गुरुकुल के बच्चों की गौशाला एक्टिविटीज की। बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस हैं, बच्चों ने बनाई है। हरे कृष्णा। सूरज, आप अपने ग्रुप में देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में।
ओके, तो कौन बताएगा मुझे, हमने लास्ट टाइम काउ प्रोटेक्शन में क्या क्या सीखा था? रेज योर हैंड प्लीज। यस, दित्या, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। मैम हमने सीखा था कि काऊ हमको क्या क्या देती है, फिर हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए, ये सब सीखा था। Yes. और कितनी हमारी मदर्स होती हैं, कौन बताएगा? ये भी हमने देखा था ना। ये कौन बताएगा मुझे? ज्ञानेश्वरी। हाँ हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? इंसान, पहली मदर जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी मदर हाँ जी। मतलब कि हमारे जो गुरु होते हैं ना सर, उनकी वाइफ, वो भी हमारे मदर के समान ही होती है। और हमारे घर पे जो पुजारी जी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उनकी जो वाइफ होती है वो भी हमारी मदर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट किंग किंग जो जो होते थे पुराने जमाने में, उनकी उनकी वाइफ मतलब कि क्वीन क्वीन भी हमारी मदर जैसी है। और नर्स भी हमारी मदर जैसी है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। मैं स्लाइड भी दिखा देती हूँ। ये वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अब हम लोग, आप लोग ने पहले रिवीजन किया ना पिछली क्लास का, दीदी ने स्लाइड्स दिखाई। हाँ, सबको रिकॉल हो गया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाय के बारे में, काउ प्रोटेक्शन के बारे में? सबको रिकॉल हुआ? ओके, तो अब आज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि काउ प्रोटेक्शन में हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को के लिए हम लोग को केयरफुल होना चाहिए। ओके, अभी दीदी स्लाइड्स दिखाएंगी, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज का सेकेंड पार्ट है काउ प्रोटेक्शन का, और इसमें हम पहले जानेंगे कि पंचगव्य क्या होते हैं। ये ऐसे 5 प्रोडक्ट्स जो हमको काउ से मिलते हैं। ओके, पिछली बार हमने क्या बताया था कि हमको काउ से क्या मिलती है? मिल्क मिलता है, काउ डंक मिलता है, और गौमूत्र मिलता है। ठीक है, ये बताया था हमने। शो मी और थम्स अप। ये 3 चीजें बताई गई थी ना आपको कि दूध मिलता है, काउ से यूरिन मिलता है, गौमूत्र जिसको कहा जाता है, और काउ डंक मिलता है, बताया गया था। आज आपको बताया जाएगा कि हमें काउ से 5 ऐसी चीजें मिलती जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिनको हम पंचगव्य कहते हैं, यानी कि 5 ऐसी चीजें जो गाय हमें देती है। वो क्या होती है? पहली तो दूध होती है, फिर दूसरा मिल्क कर्ड होता है, फिर घी होती है, और गौमूत्र होता है, और काउ डंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन राधा जी। और न्यूट्रिशियस होता है। कि और ये इतना इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए कि इसको छोटे से छोटे बच्चे भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मम्मा की दूध के बाद जो है वो उनको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इनको काउ मिल्क दीजिए। और इवन जो हमारे घर में पेशेंट्स होते हैं, बीमार लोग होते हैं, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, इन सबको हम जो है वो काउ मिल्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो काउ प्रोड्यूसेस न्यूट्रिशियस मिल्क विच इज crucial source of nutrition for humans starting in infancy. Cow's milk is like nectar. Milk and milk products are most essential food components for healthy things. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि गाय का दूध बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये बहुत हेल्दी होता है। सब बच्चे दूध पीते हो ना? हाँ,
सब बच्चे घर में दूध पीते हो? नहीं पीते हो? एटलीस्ट एक बार तो सबको दूध पीना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये हमारी दूध पीने से क्या होता है, हमको कैल्शियम मिलता है, इससे हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी टीथ स्ट्रांग होती है और हमारे माइंड की डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, दूसरा चीज दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, कर्ड। कर्ड यानी कि दही। दही दही आप सब खाते हो? हाँ, अब तो गर्मी का सीजन आ गया ना, अब तो सब बच्चे रोज ही दही खाओगे। दही से क्या मिलता है, छाछ बनता है, लस्सी बनती है। तो दही में क्या होता है कि मम्मा लोग दही कैसे जमाती हैं, दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें कल्चर डालते हैं और फिर उसको हम लोग ढक के रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद या 4 से 5 घंटे बाद वो जम जाता है, वो दही, वो दूध फर्मेंटेड हो जाता है और वो दही का रूप ले लेता है। तो कर्ड इज अ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड मेथड of boiled milk cultured with bacteria. While dahi is derived from Sanskrit word dadhi means sour milk or fermented milk. तो दही शब्द कहाँ से आया है, हमारे संस्कृत वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है दधी या फिर सोर मिल्क, या जो खट्टा हो जाता है, या फर्मेंटेड मिल्क। तो ट्रेडिशनली अभी आपको बताया ना कैसे जमाया जाता है, उसको कल्चर डाला जाता है दूध में और वो जम जाता है। और दही क्या होता है, वो एक बहुत ही, उसमें प्रोबायोटिक क्वालिटीज होती हैं और जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों में क्या होता है, दही खाने से क्या होता है, कहते हैं ना, दही खाने से पेट में ठंडक पहुंचती है और वो गुड बैक्टीरिया जो है रिलीज करती है। दही में गुड बैक्टीरियाज होती हैं जो हमारे एंजाइम्स को हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, जबकि चीज है, पिज्जा है और बर्गर है, इन सब में क्या होता है, बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब क्या होते हैं, जाके हमारे पेट में चिपक जाते हैं, और वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दही क्या होती है, वो हमारे फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारी वो पेट में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट वन। अब क्या होता है, घी। घी तो सब बच्चे खाते हो ना? हाँ, घी सबको अच्छी लगती है। घी कैसे बनती है घर में, दूध के ऊपर एक हल्की सी मलाई जमती है, मम्मा लोग उसको निकाल के रखती हैं। उसको जब फेट करके क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं और मक्खन को क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और जो एक्स्ट्रा मक्खन बच जाता है उससे अब मम्मा लोग क्या करती हैं, घी बना लेती हैं, है ना। तो वो घी क्या है, घी बहुत इम्पोर्टेंट होती है खाने में। एक तो घी जब हम अपने खाने में डालते हैं ना, तो घी से खाने का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वो सबको पसंद आता है। और घी क्या है, वो एक ल्यूब्रिकेंट का काम करती है। जो हमारे नीज होते हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, तो जैसे मशीन्स को चलने के लिए ऑयल डाला जाता है ना, हाँ, जो मशीन्स होती है वो उसको ऑयल या ग्रीजिंग की जाती है, तो ताकि ताकि वो स्मूथली वर्क करे। वैसे ही हमारे शरीर में घी जो है वो ग्रीजिंग का काम करती है, ऑयलिंग का काम करती है, ताकि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना वो इजीली मूव कर सके। हमारे हैंड्स के देखो, नी जॉइंट्स होते हैं, ये सब एंकल जॉइंट्स होते हैं। इन इन सबको मूव करने के लिए घी जो है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होती का काम करती है। तो घी is a healthy fat made by heating butter made of a fat soluble vitamins and other healthy fatty acids। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं। इट इज अ स्टैपल, इट हैज बीन यूज्ड एज अ स्टैपल इन मैनी इंडियन हाउसहोल्ड। तो घरों में घी का इस्तेमाल होता है सिंस एजेस एंड इज कंसिडर्ड अ पावरफुल हीलिंग फूड। और ये जो है बहुत घी जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है और ये हमारी शरीर में बहुत सारी जो हीलिंग पावर का भी काम करती है। अ टीस्पून ऑफ देसी घी एडेड टू द फूड कंज्यूम बाय किड्स डेली बेनिफिट्स इन ब्रेन डेवलपमेंट। तो घी से क्या होता है, वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। और सब बच्चों को डेली कम से कम 1 टेबलस्पून घी जरूर खानी चाहिए। और अब से अगर मम्मा आपको घी देती है तो किसी को भी मना नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी उस घी को कंज्यूम करना चाहिए। ओके, फिर दूसरा उसके बाद क्या आता है, काऊ का गौमूत्र। तो काऊ यूरिन हैज अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट
प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स एंड स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम प्रॉपर्टीज। तो आपको पिछली बार भी बताया था ना कि गाय के गौमूत्र में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उसको जो है एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। अच्छा, ऐसा तो किसान लोग क्या करते हैं ना, बकेट्स को भरते हैं गौमूत्र से और उसको अपने खेतों में भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी होता है और वो एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर गौमूत्र एज अ मेडिसिन यूज होती है तो ये थोड़ी ना होता है कि इसको डायरेक्ट दे दिया जाता है किसी को ग्लास में कि तुम इसको पियो, इट इज अ मेडिसिन। बट उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है और फिर दवाइयां तैयार की जाती हैं। तो जो गौमूत्र को से यूज करके दवाइयां बनाई जाती है ना, वो बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने में मदद करती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, सिरोसिस या इवन हार्ट प्रॉब्लम्स के हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी इसकी दवाइयां दी जाती हैं और वो हार्ट में भी हेल्प करती हैं, उनकी ब्लॉकेज को रिमूव करने में भी मदद करती हैं। इवन हमारे पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी होती है तो पेट की बीमारियों में भी या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी गौमूत्र से बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। और जब हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो जब गौमूत्र को मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और जब इस तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज करके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ग्रेन्स ग्रो होते हैं ना, उनका टेस्ट भी अलग होता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पावर्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन, अब क्या होता है पंचगव्य में लास्ट वाला क्या होता है, काऊ डंक। ठीक, तो काऊ डंक भी आपको पिछली बार बताया था कि कितना हेल्पफुल होता है ना। हाँ, उसके उपले बनते हैं। गांव के घरों में लोग जिनके घर की वो कच्ची कच्ची मिट्टी से घर बनते हैं तो काऊ डंक में लोग क्या करते हैं, मिट्टी मिला के एक लिक्विड ऐसा बना के उससे घर को पोंछते हैं, पोंछा लगाते हैं तो उससे क्या होता है, घर में एक अच्छी सी खुशबू आती है। और चूंकि काऊ डंक में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज होती हैं, तो वो जब हम उसको जहाँ यूज करते हैं ना तो वहां पे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या कोई भी बीमारी के सोर्सेज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो उस एरिया को क्लीन करके उसके एटमॉस्फेयर को बहुत ही रिफ्रेशिंग बनाते हैं। तो काउ मैन्योर इज अ गुड फर्टिलाइजर एंड रिच इन मिनरल। काउ का जो मैन्योर होता है वो बहुत ही रिच होता है मिनरल्स में और वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर्स का काम करता है। उसमें क्या क्या स्पेशली होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। It supports growth of beneficial microorganism and improves the texture of soil and helps to maintain the moisture। तो इसमें जो ये होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जब हम काऊ डंग को मिट्टी में मिला देते हैं तो इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे अब गर्मियां आ रही हैं तो आप देखोगे, आप सवेरे अपने पौधों में पानी डालोगे प्लांट्स में, शाम को वो इवेपोरेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं। कभी कभी तो हमें दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है। लेकिन जब अगर हम काऊ डंग को उन गमलों में मिट्टी के साथ मिला के एज अ फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो क्या होएगा, वो मॉइस्चर को कंटेन करेगा और पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। जो पानी 1 से 1.5 घंटे तक चलता था पहले गमलों में डालने से, वो अब थोड़ा और ज्यादा देर तक टिकेगा और प्लांट्स जो है वो हेल्दी रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। ऐसे ही जब ये काऊ डंग फील्ड्स में इस्तेमाल होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, तो उसमें न्यूट्रिशन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन पावर्स बढ़ जाते हैं। और वो हेल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम प्योर होते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, इंसेक्टिसाइड्स का, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। आप लोग देखते हो ना आजकल मम्मा लोग जो बाजार में जाती हैं शॉपिंग करने, तो क्या कहती हैं कि ऑर्गेनिक चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। फिर क्या होता है कि
cows are also thought to be cleanser and sacrificer. In scriptures, we find the sage Vyas saying that cows are the most efficacious cleansers of all. Cow dung's antibacterial properties make it a good natural disinfectant. तो जो पहले साधु महात्मा भी होते थे वो क्या कहते हैं कि गाय जहाँ रहती है वहां का वातावरण या वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही साफ सुथरा होता है। और काउ डंग क्या होता है, वो उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं और वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा ना, अब आज होलिका दहन है, होलिका दहन है, तो बहुत से घरों में ये काऊ डंग के जो उपले होते हैं ना, ये अपने घरों से लेके लोग जाते हैं और होलिका में जलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जलाने से एटमॉस्फेयर बहुत ही क्लीन हो जाता है, होता है। अच्छा, घर में जब पूजा होती है, या नवरात्रि की पूजा होती है, तो काऊ डंग के जो उपले होते हैं उसके ऊपर घी डाल के जलाने से एटमॉस्फेयर में कितनी अच्छी, घर में कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। मम्मा लोग पूजा करती हैं तो जलाती हैं। तो जब काऊ डंग में घी डाल के जलाओ तो हमारा मूड भी एनहांस हो जाता है और घर में भी बहुत रिफ्रेशमेंट फील होता है ना। बहुत सा। और जब बहुत अच्छा, कौन कौन बच्चे अपने अपने विलेज में विजिट करते हैं, गांव जाते हो? तो जिया, आपने ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने कभी वहां पे उपलों पे बने हुए खाने को टेस्ट किया है? हम्म गाय के जो गोबर से उपले बनाए जाते हैं काऊ डंग से, वहां पे गांव में लोग उस पे खाना भी बनाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? किसने किसने देखा है वो अपने थम्स अप दिखाओ में। उसका खाना भी टेस्ट किया है आप लोगों ने? कभी जाके वहां पे करना। हाँ, ऋषि यादव, आपने किया है ना? तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एकदम अलग सा टेस्ट आता है उसके खाने में, आता है। हम्म तो काऊ डंग जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है। काऊ डंग इज ऑल्सो सेड, तो अभी आपको बताया ना कि मूड चेंज करने भी में हेल्प करता है। ड्राइड काऊ डंग इज ऑल्सो यूज टू मेक डिसइंफेक्टेंट सोप एंड द एशेस प्रोड्यूस्ड बाय काऊ डंग्स हैज बेनिफिशियल यूजेस। इट इज एन एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट एंड मॉस्किटो रेपेलेंट। तो क्या होता है कि जब गाय के, ये काऊ डंग्स के जो उपले होते हैं, इनको हम लोग जलाते हैं तो इनसे जो धुआं निकलता है वो जो है मॉस्किटो को भी, आसपास जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं ना, उनको भी खत्म कर देता है। वो इट एक्ट्स एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट। और इससे जो एशेस निकलती हैं उनसे लोग बर्तनों को भी धोते हैं। आप लोगों ने टीवी के एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि बहुत से डिश वॉशर्स जो है, कि कंपनियां डिश वॉशर का, जो कंपनियां होती है ना डिश वॉशर सोप बनाती हैं, वो इनकी एशेस को यूज भी करती हैं। थोड़ा सा राधा, वो स्लाइड दिखाइए, नीचे से नहीं दिख रहा है, नीचे वाला, लास्ट वाला, और नीचे। यस, बस बस, थैंक यू। तो और बहुत से टूथपेस्ट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। काऊ डंग्स एशेस कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन गम्स एंड क्लीन टूथ। तो बहुत सारे टूथ में भी, टूथपेस्ट में भी काऊ डंग के एशेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे गम्स और टीथ जो हैं वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। नेक्स्ट वन। अच्छा, अब क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो पंचगव्य से बनी होती हैं, लेकिन जब हम इनको खरीदते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि एकदम ऑथेंटिक हो और ओरिजिनल कंपनी की हो, डुप्लीकेट्स ना हो। तो पंचगव्य के से क्या बन जाता है, हेयर ऑयल भी बनता है, सोप भी बनता है, शैम्पू भी बनते हैं, फेस वॉश भी बनता है, टूथपेस्ट भी बनता है। और क्या बनता है, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक डिश वॉशर, फ्लोर वॉशर, कफ सिरप एक्सेट्रा। तो आपको बताया था ना कि जो है दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो पंचगव्य से बहुत सारी डिश वॉशर्स भी बन जाते हैं, फ्लोर क्लीनर भी बनते हैं, और इवन मेडिसिन भी बनती हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, अब हम लोग बताएंगे कि हम लोगों को गाय को क्या चीज नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गाय को अपने घर का पुराना बना हुआ खाना या बासी खाना नहीं दें। क्यों? अच्छा, ये बताओ, जब हम किसी को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको फ्रेश फूड खिलाते हैं। या हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको फ्रेश फूड फूड खिलाते हैं।
गाय को क्या कहा जाता है कि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है? तो अगर हम उनको बासी खाना खिलाएँगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो गाय को हमेशा ताज़ा खाना ही खिलाना चाहिए और इसीलिए सबके घर बहुत से घरों में गाय के लिए पहली रोटी निकाल के रखी जाती है। गाय को फ्रेश रोटी निकाल के ताज़ी रोटी 1 रोटी बना के 2 रोटी निकाल के रखी जाती है ताकि वो उसको खिलाया जा सके। और क्या होता है कि हमें एनीथिंग विथ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। तो हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए गाय को खिलाने से जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ हो, ठीक है? जैसे कि मान लो हमने तो सोचा चलो आज तो हम उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने जाएँगे, लेकिन क्या होएगा कि मान लो उसमें तो पेस्टिसाइड्स पड़े होंगे, तो उनको अच्छे से वॉश करने के बाद ही खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब पेस्टिसाइड्स वाले चीज़ खाएँगी, तो वो खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट करेंगी, तो वो सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स क्या होंगे, उनके दूध में जाएँगे, उनके मिल्क में जाएँगे, उनके काऊ डंक में जाएँगे, उनके यूरिन में जाएँगे। तो अगर हम वो मिल्क को कंज़्यूम करेंगे, तो वो सारे केमिकल्स हमारी ही बॉडी में आएँगे ना, तो वो हमको भी नुकसान करेंगे और उनको भी नुकसान करेंगे, काऊ को भी नुकसान करेंगे। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि जिन चीज़ों पे पेस्टिसाइड्स का या केमिकल्स का यूज़ होता है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए, काऊ को वो सब चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए, ओके? नेक्स्ट वन, चॉकलेट्स एंड कैफ़ीन शुड नॉट बी ऑफर्ड टू काउज़। बहुत से बच्चे सोचते हैं ना चलो आज तो हमने एक अच्छा काम किया, आज हम गाय को चॉकलेट खिलाते हैं, टॉफ़ीज़ खिलाते हैं, सोचते हो ना? और खिलाते भी हो। तो ये सब चीज़ें हमें गाय को नहीं खिलानी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप तो उसको खोल के दोगे नहीं, वैसे भी टॉफ़ी और चॉकलेट्स तो नुकसान करता है सबको, करता है ना? हुँ? मना किया जाता है ना कि टॉफ़ी और चॉकलेट्स को नहीं कंज़्यूम करना चाहिए, ओके? और आप क्या करोगे? काऊ को ऐसे दे दोगे, रैपर्स के साथ दे दोगे, वो तो और भी नुकसान करेगा, क्यों? क्योंकि रैपर्स किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं, वो प्लास्टिक्स वाले टॉफ़ी चॉकलेट्स खाएगी, उसके पेट में जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमें वैसे भी चॉकलेट्स और कैफ़ीन्स वगैरह चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ काऊ को नहीं देनी चाहिए। और क्या नहीं देना चाहिए? ऐसे फ्रूट्स भी नहीं देने चाहिए जिनके शेल्स हार्ड हों या जिनके अंदर के बीज हार्ड हो। इस पिक्चर में आपने देखा ना एवोकाडो के अंदर कितना बड़ा शेल है, या आम में बहुत बड़ा शेल होता है, तो इन शेल्स वाले फ्रूट्स हमें गाय को नहीं देने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और जो जैसे वाटरमेलन या खरबूज होता है ना, मस्क मेलन, इन सब के बीज छोटे-छोटे होते हैं, इन सारे बीजों को वो कंज़्यूम कर सकती है, वो डाइजेस्ट कर सकती है, तो ऐसे फ्रूट्स हम उनको गाय को खिला सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि हमें उनको क्या नहीं खिलाना चाहिए, ओके? अब हम देखेंगे कि हम गाय को क्या खिला सकते हैं। नहीं, अभी भी हम देखेंगे गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। व्हाट शुड नॉट बी फीड टू काउ। तो हमें अनियन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि गाय क्या होती है? गौ माता होती है। गाय को की हम पूजा करते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम क्या अनियन गार्लिक से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाते हैं? हुँ? लगाते हैं? नहीं ना? तो ठीक वैसे ही गाय को भी हमें अनियन गार्लिक से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ओके? और क्या नहीं देनी चाहिए हमें? कुक्ड फूड शुड नॉट बी फीडेड टू काउ। तो और जो घर में पहले से बना हुआ खाना होता है, वो नहीं देना चाहिए। आप अगर जा रहे हो किसी से मिलने तो आप उनके लिए क्या लेके जाते हो? फ्रूट्स ले जाते हो, टॉफ़ीज़ ले जाते हो, स्वीट्स ले जाते हो, फ्रेश फ्रूट्स ले जाते हो, और आद्या आप कुछ नहीं लेके जाती हो किसी के लिए? आप सिर हिला रहे हो ऐसे-ऐसे। तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम उनके लिए फ्रेश फ्रूट्स या टॉफ़ी या स्वीट्स लेके जाते हैं, तो ना कि जो चीज़ें खराब हो जाती हैं वो लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम गाय को कुछ देने जाते हैं, तो हमें फ्रेश चीज़ें देनी चाहिए। घर का बना हुआ बासी खाना उनको नहीं देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए चलो आज हमारे घर तो बची हुई रोटी थी, मैं लेके चली आई, 1 कटोरी दाल ले आई, या सब्ज़ी थी घर में मैं वही लेके चले आई। हुँ? गुड, गुड। दिव्य दृष्टि वेरी गुड। हुँ? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर से बने हुए खाने को नहीं गाय को देना चाहिए। हमें उनके लिए हमेशा फ्रेश रोटी या जो चीज़ें गाय को पसंद होती है, वो सारी चीज़ें उनको खिलानी चाहिए, ओके? नेक्स्ट वन,
प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फीडिंग काउज। तो प्लास्टिक तो एकदम ही नहीं खिलानी चाहिए। आपको बताया जाता है ना, आपने देखा होगा गाय क्या होती है, बाहर सड़कों पे कचरे में से खाना ढूंढ के खाती है। देखा है ना आप सबने, कचरे में से खा लेती है। तो कचरे में क्या होता है, प्लास्टिक्स भी होती हैं, पेपर्स भी होते हैं, सब चीज वो खा लेती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये प्लास्टिक उनके पेट में जाता है ना, तो वो उनके इंटेस्टाइन में फंस जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उनको दर्द होती है और वो बीमार पड़ जाती है। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, बहुत सी गाय इन सब चीजों की वजह से डेथ हो जाती है, उनके पेट में भी चोकिंग हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गाय को कभी भी प्लास्टिक में कुछ भी ना दें। हाँ, हम जब भी गाय को कुछ खिलाएं तो अपने कोशिश करनी चाहिए अपने हाथों से खिलाएं, या उनके पास रख दे जमीन पे, वो खा लेंगी। और बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें एकदम प्लास्टिक की पॉलिथिन्स में गाय को कभी भी कुछ नहीं देना चाहिए खाने के लिए। और या तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि बास्केट्स में उनको दे, या पिट्स बने होते हैं उसमें रख दिए जाए, वो खाना खा लेंगी। अगर बास्केट्स नहीं अवेलेबल है, पिट्स नहीं अवेलेबल है, तो आप सीधा उसको नॉर्मल फर्श पे रख सकते हैं, वो खाना खा लेंगी। ठीक है, कभी भी प्लास्टिक्स में उनको खाना ऑफर नहीं करना। ओके, नेक्स्ट वन। और अब आप अभी तक आप सबने देखा ना कि हम गाय को क्या नहीं खिला सकते। अब देखते हैं कि हम गाय को क्या क्या खिला सकते हैं। अच्छा, गाय को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? भूसा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूसा है, सूखी हुई घास। हम्म, जब जब खेतों में वो ग्रेन्स हो जाते हैं, तो जब खेतों में वो फसल को काटा जाता है, तो जो उनकी डंडियां निकलती हैं और पत्तियां निकलती हैं ना, वो सूख जाती हैं, तो गाय उसको बहुत ही मन से खाती है। और शुगर शुगर केन देखा है सबने? शुगर केन के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, उसको भी गाय बहुत मन से खाती हैं। तो गाय ज्यादातर ये हे को खाती हैं मन से, या तो फिर ग्रीन लीव्स को खाती हैं। ओके, और हम गाय को क्या दे सकते हैं? हम उनको फ्रूट्स में बनाना, वाटरमेलन, पंपकिन, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब हम उनको दे सकते हैं खाने के लिए। और या तो फिर जैगरी दे सकते हैं, जैगरी गुड़ दे सकते हैं, गुड़ भी गाय बहुत मन से गुड़ खाती हैं। नेक्स्ट वन। हम वेजिटेबल्स में भी उनको, कैरेट है, टोमेटो है, पोटैटो है, बॉटल ग्राउंड है, और या तो फिर जो आजकल की जाड़ों में जो ग्रीन लीव्स आती है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, सरसों, ये सब भी वो बहुत मन से खाती। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ओट्स बहुत होता है, तो वो लोग ओट्स भी खिलाते हैं गाय को। और बहुत सारी करीब करीब सभी गौशाला में क्या होता है कि जो सीरियल्स होते हैं उनको गुड़ के साथ मिला करके लड्डू बनाए जाते हैं, और वो लड्डू दिया जाता है खाने के लिए। वो लड्डू गाय बहुत मन से खाती है, उनको खाने में बहुत अच्छा लगता है, और वो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट वन। कृष्णा एंड काउ शोज। तो आप सबने देखा शो लीला, तो आप सबने देखा ना, कृष्ण की कोई भी लीला गाय के बिना पूरी नहीं होती। सारी लीला, अगर गाय नहीं रहेगी तो कृष्ण की लीलाएं अधूरी रहेंगी। आप सभी पिक्चर्स में देखते होगे ना कृष्ण के, कि उनके साथ प्यारी प्यारी गाय रहती हैं। रहती हैं कि नहीं रहती हैं? वेरी गुड दिव्यश्री। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो ना, गाय उनके पास कितने प्रेम से बैठी है, और गाय उनको कितना, और कृष्ण भगवान उनको कितना लविंगली उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो अगर हम गाय की सेवा करेंगे ना, तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे। अगर हम गाय को खुश रखेंगे, तो हम भगवान को भी खुश रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। हरे कृष्णा मैम, ये वीडियो है, आई एम शोइंग। ओके, इनको पिछली बार का कुछ रिलेट कर देते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने पिछली बार स्टोरी सुनी थी ना, कि कृष्ण जी जब अपनी मम्मी पापा से कहते हैं कि हमें भी गाय चराने जानी है, और वो जाते हैं। पहले वो सुबह क्या कहते हैं कि शूज नहीं पहनेंगे, क्योंकि मेरे गायों के पास शूज नहीं है। गाय और गाय के बच्चों के लिए भी पहले शूज बनाओ, तो फिर तभी मैं शूज पहनूंगा। और आपको पता था ना, नंद बाबा के पास कितनी गाय है? 9 लाख गाय। तो सोचो कितने सारे शूज होते। तो
कृष्ण जी की मम्मा ने क्या कहा कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और गाय जो थी वो कृष्ण जी की बातें सुन रही थी, जबकि सारी गायों के पास जो है वो नीचे उनके पैरों में, आपने गाय में देखा ना मोटा-मोटा खुर होता है, वो एज़ अ शू ही काम करता है, गाय को कुछ भी नहीं चुभेगा। हाँ, लेकिन ये कृष्ण जी की काऊ के लिए, गाय के लिए उनका अफेक्शन था, उनका प्यार था। आगे देखो इसमें क्या होता है, आगे देखिए। हाँ, हरे कृष्णा मैम, मैं वीडियो शो करूँ? यस, यस। ओके मैम। मेरी गई चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं पहनेगी जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूं। तो जब ये बात गैया ने सुनी, उन्होंने बोला कि कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हम चप्पल नहीं पहनेंगे तो वो नहीं पहनेंगे। तो गैया ने कहा कि हमारे कन्हैया के पैर तो माखन से भी कोमल है, हम उनके पैर में कुछ चुभने नहीं दे सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा गोविंद के लिए, गोपाल के लिए। तो सारी गैया ने प्लानिंग की। आपको पता है नंद महाराज के पास कितनी गैया थी? 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय। तो सारी 9 लाख गाय सब जगह फैल गई, सब जगह फैल गई, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि कल कृष्ण उनको चराने कौन से वन में जाने वाले हैं। तो सारे गाय हर जगह जाकर जंपिंग करने लगे, डांस करने लगे, सारे कंकड़ पत्थर सबको पीस पीस के पाउडर बना दिया। अब पाउडर तो कृष्णा के पैर में चुभेगा नहीं। तो सारे गाय को बहुत प्रेम आ रहा था, तो उनके दूध जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ रहे थे। तो फिर जो दूध नीचे गिरे तो जो पीसा हुआ मट्टी था ना वो सारा तो और नरम हो गया। तो देखा फ्रेंड, काऊ कितना प्रेम करती है कृष्ण से, और कृष्ण भी काऊ से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना नाम भी गोविंद और गोपाल रख दिया। उन्होंने अपना धाम का भी नाम गोलोक रख दिया और अपने भक्तों का नाम गोपी रख दिया। तो आप सबने स्टोरी सुनी ना कि गाय, कृष्ण जी और गाय में आपस में कितना सारा प्रेम था। तो और जब गायों को पता चला कि कृष्ण जी जिद कर रहे हैं कि उनको भी चप्पलें चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, वरना वो गाय को लेके घुमाने नहीं जाएंगे और वो स्लीपर्स नहीं पहनेंगे, तो गाय सब क्या की खुशी के उन्होंने अपने कृष्ण की से इतना प्रेम करती थी कि वो चारों तरफ फैल गई और वहां की मिट्टी को, जितने भी छोटे-मोटे कंकड़ पत्थर थे रास्ते में आते, उनको अपने पैरों से तोड़-तोड़ के पिस के एकदम सॉफ्ट मिट्टी में बदल दिया। और वो इतनी खुश हो गई कि उनके दूध जो थे वो ओवरफ्लो करने लगे, और जो वृंदावन की मिट्टी थी ना, वो दूध के साथ मिलकर के एकदम मक्खन से भी सॉफ्ट हो गई, जिससे कि कृष्ण जी के पैर में कुछ भी ना चुभे, ना धंसे, और वो बहुत ही आराम से गाय को ले जाकर के वन में ले जाके घुमा सके। आपने देखा होगा ना, गाय हमेशा आगे-आगे चलती है और कृष्ण जी हमेशा पीछे-पीछे चलते हैं, सिर्फ इस वजह से। ओके, नेक्स्ट वन। अब क्या होती है कि गाय जो होती है ना, उसके पास एक वो होता है, सूर्य केतु नाड़ी होती है। Desi cows have solar pulses situated on their unique humps running through the spines called सूर्य केतु। तो गाय के पास जो है वो एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये एक येलो लाइन बनी हुई है गाय के स्पाइन के पास, ठीक है। ये इस लाइन को क्या कहते हैं? सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। और ये सूर्य केतु नाड़ी क्या करती है? ये जितनी भी पॉजिटिव और मेडिसिनल एनर्जीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, सनलाइट में ना, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं
सारी मेडिसिनल और पॉजिटिव एनर्जीज सूर्य से और एटमॉस्फेयर से, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज उनके दूध में, उनके डंक में और वो यूरिन में डाइल्यूट हो जाती हैं, वो मिल जाती हैं। तो वो जब हम उनको दूध को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो जाती हैं। जब काऊ डंक में चली जाती हैं, तो जब काऊ डंक जो है वो मिट्टी में मिलाया जाता है या काऊ के यूरिन को मिट्टी में मिलाया जाता है, तो वो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत हेल्दियर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन। अब हम गाय दो तरह की होती है, एक देसी गाय होती है और एक जर्सी गाय होती है। ओके, तो अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये देखो, इधर वाली जो है वो जर्सी गाय होती है और इधर वाली क्या है? ये देसी गाय है। अब आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताएंगे कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट वन। तो ये जर्सी गाय है और ये देसी गाय, इसको इंडियन काऊ कहते हैं। और ये जर्सी गाय होती है जो बाहर से आती है। तो जर्सी गाय में आप देखते हैं ना, इसके ऊपर हम्प नहीं होता है, लेकिन देसी गाय में ऊपर हम्प होता है। और इसकी ये स्पाइन जो होती है वो फ्लैट होती है। और लेकिन जो इंडियन काउज होती है ना, इसकी स्पाइन कर्व ली होती है। और जो जर्सी गाय होती है उसके में एक्स्ट्रा स्किन गले के नीचे नहीं होती है, वो नो फ्लैप्स, उसमें वो स्किन नहीं लटकती। लेकिन जो देसी गाय होती है उसके गले के नीचे एक्स्ट्रा स्किन लटकती है, उसको हम लोग फ्लैप्स कहते हैं। नेक्स्ट वन। अब डिफरेंस क्या होता है इंडियन गाय में और जो फॉरेन से गाय आती हैं उसमें? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो इंडियन काऊ होती है ना, इसका मिल्क बहुत ही सेफ होता है, इसको A2 मिल्क कहते हैं। ये बहुत ही सेफ होता है और न्यूट्रिशियस होता है। इसको क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट की रहती है। इनके पेरेंट्स भी यहीं पे पैदा होते हैं, पले बड़े होते हैं, और ये भी यहीं पे पैदा होते हैं, पले बढ़ती। तो ये हमारे हिसाब से जो इंडियन वेदर होता है ना, कब गर्मी, सर्दी, बारिश, तो ये अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेती हैं। और इनके जो रेजिस्टेंस पावर होता है डिजीज का, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए इनसे जो दूध प्रोड्यूस होता है, ये जो दूध प्रोड्यूस करती है उसमें भी ये सारी क्वालिटीज होती हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है। और जो फॉरेन ब्रीड से काऊ आती हैं, इनके मिल्क को हम क्या कहते हैं? A1 मिल्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही इनके शरीर पे हेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो फॉरेन कंट्रीज से आती हैं, वहाँ का टेम्परेचर तो कोल्ड होता है। तो उस हिसाब से इनको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए इनके स्किन्स पे थोड़े-थोड़े हेयर्स होते हैं। और ये इनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इनके अंदर डिजीज़ से लड़ने की पावर भी बहुत कम होती है। और इनकी जो मिल्क होता है ना, इसमें भी बहुत ही कम न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, इसमें फैट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन। तो A2 या देसी काऊ काऊ का मिल्क क्या होता है? ये येलोइश वाइट होता है। इसका कलर क्या होता है? काऊ मिल्क इज येलोइश वाइट इन कलर। तो इसमें हल्का येलोइश वाइट कलर होता है। इसमें फैट कंटेंट बहुत कम होता है और बहुत ही लाइट होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इवन जो लोग अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट को लूज करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरीज लो होती हैं, फैट भी लो होता है। हाँ, ये हमारी बोन्स के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारी टीथ के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारे थायराइड्स को भी और हार्मोन्स को भी जो है वो बैलेंस करते हैं। और इवन जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो लोग भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट्स कम होते हैं, कैलोरीज भी कम होती हैं और ये हमारे वेट को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन। हमारे कंट्री में काऊ प्रोटेक्शन के लिए लॉज भी बने हुए हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 48 में कहा जाता है कि अगर कोई भी स्लॉटर हाउस चलाता है, गाय को या गाय के बच्चों को मारता है, तो उसके लिए हमारे लॉ में जो है पनिशमेंट भी है। और 29 स्टेट्स में से 24 स्टेट्स जो है वो इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और बाकी के 5 स्टेट्स जो है वो उनके पास दूसरे लॉज हैं काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन।
अब हम काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेक प्राइड इन आवर कल्चर एंड कस्टम्स। तो बहुत से लोग को कहते हैं ना कि अरे तुम गाय की पूजा करते हो, तो हमें इस बात के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम गाय की पूजा करते हैं। हमको प्राउड फील होना चाहिए अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशंस पे, कि हम गाय की पूजा करते हैं, हम एनिमल्स की भी पूजा करते हैं। तो हमको इस बात के लिए बहुत प्राउड फील होना चाहिए। जर्मनी वगैरह में तो लोग चीज वगैरह बहुत कंज्यूम करते हैं ना, तो वहां पे तो फेस्टिवल होता है, लोग दूर दूर से आते हैं उसको देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। तो वो तो अपनी इस ट्रेडिशन और कस्टम्स पे तो वो प्राउड फील करते हैं, तो फिर हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? हमें भी नहीं आनी चाहिए ना। हमको भी प्राउड फील करना चाहिए और हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। हमें कुछ टाइम अपने गाय के पास बिताना चाहिए। अब ऐसे तो गाय मिलेगी नहीं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर के आसपास कोई गौशाला हो। तो हम एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन नहीं जा सकते हैं, तो भी हम लोग 15 डेज में एक बार या मंथ में एक बार अपने पेरेंट्स के साथ गौशाला जाएं, वहां गाय की सेवा करें, उसको खाना खिलाएं। ओके। जाना चाहिए कि नहीं? हमें हफ्ते में, महीने में, कम से कम महीने में एक बार या 2 बार जरूर कोशिश करनी चाहिए कि गौशाला जाके गाय की सेवा करें। फीड काउ, वर्शिप काउज एंड नॉट हर्ट देम इन एनी वेज। तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रिडिस्कवर एंड एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट। हमको अपने आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनसे पता करना चाहिए कि गाय के लिए कैसे, कौन से रिचुअल्स होते हैं, या क्या पूजा की जाती है या क्या किया जाता है। तो हमको उनको वापस से प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। Voice out to the government in appropriate forums to do more to discourage exotic foreign breeding and cross breedings। तो हमको अपना गवर्नमेंट में कंप्लेन करना चाहिए कि हमारे लिए क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो अनहेल्दी है। क्रॉस ब्रीडिंग से जो गाय होती हैं वो फॉरेनर गाय होती हैं। हाँ, वेरी गुड आर्मन पावल, यू हैव अ काउ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इंडियन काउज हैं उनको प्रमोट करें। हम्म राधे, स्क्रीन को पूरा शो करिए। और डिमांड इंडियन ब्रीड काउ मिल्क प्रोडक्ट्स, चेंज द मार्केट, सपोर्ट फीड एंड प्रोटेक्ट द इंडियन काउ। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, आप सब जब शॉप पे किसी चीज को बार बार बोलते हो कि हमको ये चाहिए, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, या ये चिप्स चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए, तो वो क्या करता है कि शॉपकीपर उसको लेके आते हैं, ढूंढ के ले आते हैं और फिर वो उसको अपनी शॉप पे रखते हैं। तो ऐसे ही हमको भी अपने आसपास जो शॉप्स होती हैं उनसे हमको कहना चाहिए कि हमको इंडियन काऊ का ही मिल्क चाहिए। या मैं जो हमारे घर दूध वाले भैया आते हैं, आप अपनी मम्मा को बोलो, उनसे कहो कि वो उनसे काऊ मिल्क मंगाए, इंडियन काऊ का ही मिल्क मंगाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत ही इसमें है हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो हमको अपने आसपास के मार्केट को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इंडियन ब्रीड के काऊ मिल्क को ही हम कंज्यूम करें और लोगों को भी बताएं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सपोर्ट द लोकल डेयरीज हैविंग इंडियन ब्रीड्स काऊ ओनली। और फिर क्या है? लिवरेज सोशल मीडिया अप्रोप्रिएटली। और हम अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से भी काउ प्रोटेक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हम काउ को कैसे प्रोटेक्ट, लोगों को हम बता सकते हैं कि हम काउ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, काउ हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है। तो अब जितनी ज्यादा काउ रहेंगी उतना ही ज्यादा मिल्क मिलेगा, हम उसको उतना ही ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतनी ही ज्यादा काउ डंग्स, काउ यूरिन मिलेंगी, जिससे कि उसको हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर सकें और हमारे पास जो फूड ऑर्गन्स या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे वो भी हम ऑर्गेनिक होंगे और हम उनको भी अच्छे से कंज्यूम कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। Hare Krishna, ma'am. I'm ओके, showing the last year Gurukuli's activities of Goshala.
आप सब देख रहे हो ना कैसे बच्चे सब गौशाला विजिट किए हुए हैं, गाय को प्यार कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। देखा सब, देख रहे हैं ना आप सब। आप सबने देखा ना बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे काऊ के साथ, काऊ गाय के बच्चों के साथ उनकी सेवा कर रहे थे, उनको खिला रहे थे, नहला रहे थे। तो आप सबको भी कोशिश करनी चाहिए ऐसे ही गौशाला विजिट करनी चाहिए, और आप सबको भी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के या फोटो खींच के अपनी कोऑर्डिनेटर दीदी को भेजना होगा। ओके। कौन कौन भेजेगा ऐसे छोटे छोटे वीडियोस फोटोग्राफ्स बना करके अपने? कोई नहीं? रेज योर हैंड्स। ओके, आप सब जो है दीदी को ऐसे वीडियोस या फोटो क्लिक करके उनको भेजेंगी। ठीक है। हम्म किसी को डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज करे, दीदी आप लोग को अनम्यूट कर देंगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैम आपने लॉज बताए थे कि इंडिया में गाय को ऐसे मार नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे गाय को हर्ट करके ऐसे डंडा मार के उनको ऐसे मीट बना देते हैं उनका। अब नहीं होता है बेटा, पहले होता था, लेकिन अब जो लॉज है ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। और जहाँ पे ऐसा होता है आपने कभी देखा हो तो आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। ये यू कैन लीव आयरमैन, और उनकी प्रॉपर कंप्लेन करनी चाहिए। ओके, मम्मी पापा के थ्रू जाकर के आपको उनकी कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ मैम, मेरा एक और डाउट था कि कुछ कुछ ऐसे दूध वाले होते हैं कि जो है ना ऐसे गाय के अंदर इंजेक्शन डाल के फिर दूध निकालते हैं, तो ये मुझे अजीब लगता है कि पीऊंगी नहीं। तो आप हाँ, कुछ ऐसे ऐसे दूध वाले भी होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन आपके घर जिनसे दूध आता है, जो आपको दूध देने आते हैं अंकल, तो आपकी मम्मी उनको बोलेंगी या आप उनको बोलोगे मम्मी के साथ रह करके, उनको बताओगे कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। यस, यू कैन लीव। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ये आपने बताया था कि ये गाय का दूध येलोइश होता है, देसी गाय का, वो वाइट भी होता है ना एक एक बार? जो देसी इंडियन काउज होती है ना, उनका येलोइश वाइट होता है।
और जो फॉरेनर गाय होती है उनका दूध तो व्हाइट होता ही होता है। मैम और फॉरेनर फॉरेन का उसका वो हाइब्रिड बोलते हैं क्या उसको? हाँ, हाइब्रिड बोलते हैं। थैंक यू। दो डाउट था एक्चुअली। पहला डाउट था कि तब इतने सारे काउस होते हैं, सिर्फ हम लोग देसी गाय का ही दूध पीते हैं, तो इतने सारे काउस क्यों बनाए गए थे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत सारे इंडिया में कितने सारे लोग हैं दूध पीने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ओल्ड एज वाले हैं, यंग जनरेशन है, सब तो दूध पीते हैं। और दूध तो हर चीज में यूज होता है ना, खाली पीने के काम तो आता नहीं। मिठाई बनाने के काम, चीज बनाने के काम, पनीर, मक्खन, सब चीजें तो दूध से बनती है। तो जब दूध थोड़ा सा होएगा तो कैसे सबको मिलेगा, है ना? तो जब काऊ ढेर सारी होगी तभी ढेर सारा दूध भी मिलेगा आपको। हम्म। मेरा एक और डाउट था हाँ, कि तब मैं यहाँ पे बंगाल में रहता हूँ, यहाँ पे कहा जाता है कि फिश खाना बहुत ही शुभ होता है। तो मेरा एक डाउट था कि फिश में प्राण नहीं होते क्या? जो यहाँ पे लोग फिश कहते में हैं कि फिश में जीवन नहीं होता क्या? मैं यहाँ पे हाँ, बताओ। मैं यहाँ पे बंगाल में रहता हूँ मैम। यहाँ पे लोग कहते हैं कि फिश खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, ओके। और मैं आधा बंगाली भी हूँ, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा था कि फिश में प्राण नहीं होते? एक बात बताओ, फिश कहाँ रहती है? समुद्र में? समुद्र में खाली रहती है? नहीं नदी में मतलब नहीं होती है? पॉन्ड्स में नहीं होती है, होती है? होती होती है है। ना? अच्छा, अभी कभी कभी आपने फिश देखी है? लाइव फिश, जिंदा फिश देखी है? यस मैम। तो वो ब्रीथ भी करती है, सांस लेती है ना? हाँ। जिंदा तो होती है, जिंदा है तो उसके अंदर लाइफ है। वो खाती भी है। हाँ, वो बच्चों को भी वो एग्स भी देती है, बच्चे भी होते हैं। तो वो लाइफ है ना, उसके अंदर जान है ना। तो हमें फिश को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। आपने सात्विक फूड में पढ़ा है ना, नॉनवेज नहीं खाते हैं, फ्लैश नहीं खाया जाता है, तो फिश तो फ्लैश होती है ना, नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे बंगाल में बोला जाता है कि फिश बहुत ही शुभ होता है, तो शुभ कार्यों में बहुत उपयोग किया जाता है फिश को यहाँ पे। मतलब मैं किसी की शादी में भी वो जाता हूँ तो वहां पे फिश ही मिलता है। तो वो वहाँ के रीजन की वजह से, रीजनल वजह से है, ठीक है। लेकिन वैष्णव उसको नहीं खाना चाहिए। जो कृष्ण जी के डिवोटीज होते हैं, भगवान के डिवोटीज होते हैं, उनको वो नहीं खाना चाहिए। आप शादी में जाते हो तो खाली फिश मिलती है, और वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता आपको। मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेरियन खाना होता है, पर ज्यादा ज्यादा थोड़ा से बहुत ज्यादा फिश। वेजिटेरियन खा लिया करो, ठीक है। ठीक है मैम। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली। मैम ये डाउट था मतलब कि हमारे इंडिया में इतनी सारी गौशाला है, वापिस ऊपर से तो इंसान फार्मिंग के लिए गौ माता को पालते भी है। पर ना मैं रास्ते पे ना कभी 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 रास्ते पे देखती हूँ गौ माता ना, मतलब कि ऐसे रास्ते पे पड़ी होती है, ऐसे चल रही होती है। वो देसी भी होती है, विदेशी भी होती है। सारे गौ माता ना रास्ते पे चल रहे होते हैं, कूड़ा कचरा खाते हैं, उनमें से देख देख आते हैं। फिर मैं उन्हें, कि अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं उन्हें जरूर देती। और ऐसे क्यों होता है? क्या? कैसे? फिर से पूछो, आपकी आवाज थोड़ी फंस रही है, फिर से पूछो। मैम वो मेरा आवाज बढ़ी है। मैम मैं पूछ रही थी कि ना मैं कि मैंने देखा है रोड पे गौ माता ऐसे ही चलती है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, सारे गौ माता ऐसे ही चलते हैं, कूड़े कचरे में का कुछ भी तो खाते हैं। हाँ, पर जब मेरे पास कुछ तो हो तो मैं उन्हें देती हूँ। और ऐसे गौ माता पे क्यों चलती है? हमारे इंडिया में
कितने सारे गौशाला है, और ऊपर से इंसान तो फार्मर तो गौ माता को पालते भी है, तो कुछ कुछ जो फार्मिंग नहीं करते वो भी तो गौ माता को पालते हैं। फिर गौ माता रास्ते पे क्यों होती है? गौ माता उनकी सेवा क्योंकि क्यों बहुत नहीं सारे जाती? देखो, ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारी गाय होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे शहरों में हमारे पास स्पेस तो होती नहीं है, फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, जहाँ गाय पालने की परमिशन तो होती नहीं है। होती है? नहीं होती है। तो बहुत सारी गाय सड़कों पे इसलिए होती हैं क्योंकि उनको लोग पाल नहीं पाते हैं। गौशाला भी बहुत है, फार्मर्स भी बहुत है, लेकिन सबके पास काउज हैं। तो जो कुछ एक्सेस हो जाती है ना, ज्यादा हो जाती हैं, जिनको लोग संभाल नहीं पाते हैं या जिनको लोग छोड़ देते हैं रोड पर, वो आपको इधर उधर भटकती हुई मिलेंगी। पापा तो बोलते हैं कि ना उन्होंने ना भगवान को काऊ को दान किया। हम्म पापा तो बोलते हैं कि ना उन लोगों ने काऊ को दान किया होता है भगवान को। दान क्या होता है? ओके, ये तो भगवान आपने हमें नई बात बताई, वेरी गुड। लेकिन दान करने के बाद भी तो उनको खाने के लिए प्रॉपर फूड देना चाहिए ना हमें। हाँ दान करते वैसे ही छोड़ देते भगवान के भरोसे पे। अभी भगवान क्या ऊपर से नीचे आके भगवान तो पूरे रहे लोग को संभालते हैं। अभी भक्तों का भगवान भले ही भगवान को मैजिक काफी हो, और वैसे भी अगर असली के भगवान सबको मिल जाए तो गौ माता को भी कितना अच्छा लगेगा। वेरी गुड। ओके, ध्यानेश्वरी, हो गया ना आपका डाउट? यस हाँ, ओके। आरव दोषी। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, काउ डंग का मीनिंग क्या होता है? काऊ डंग का मीनिंग आपको पता है? गोबर होता है ना, काऊ जो शेड शेड करती है ना, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गोबर बोलते हैं ना। हाँ, तो काऊ की शिट को काऊ डंग कहा जाता है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा ये डाउट था कि जैसे देसी गाय के अंदर भगवान होती है, वैसे विदेशी गाय के अंदर भी भगवान होते हैं क्या? आपको वो पता है ना, सूर्य केतु नाड़ी वो देसी गायों में ही होती है। वो पावर देसी गाय में ही होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का। विदेशी गायों में नहीं होता है वो पावर। ओके मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैम हम्म मैम जो आपने देसी गाय और एक और गाय बताई थी, वो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो मैंने देखी नहीं। आपको रिकॉर्डिंग्स जाती है ना बेटा? उस यस मैम। रिकॉर्डिंग में वापस से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? ओके मैम। राधे राधे मैम। मेरे राधे एक राधे। डाउट है। तो मेरे डाउट एक स्मॉल डाउट है। तो मेरे डाउट है, कैन वी फीड nuts to cows? Nut? Yes, you can feed nuts. Oh, okay. Thank you, ma'am. Bye bye. Oh, happy Bye. Holi, ma'am. हरे कृष्ण, हैप्पी होली। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। हैप्पी होली एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू हैप्पी फॉर होली, ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण एवरीवन।